नमस्कार, आप देख रहे हैं मारू राजस्थान और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। सबसे पहले बात राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र की जो कल से शुरू हो रहा है। सुबह 11 बजे विधानसभा में राज्यपाल कल्याण सिंह का अभिभाषण होगा। सत्र के पहले दिन अभिभाषण और शोकाभिव्यक्ति के बाद सदन की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित की जाएगी। कार्यवाही स्थगित होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष के चैम्बर में सदन की कार्य सलाहकार समिति बीएसी की बैठक होगी। बैठक में बजट सत्र के कामकाज, बजट पेश करने की तारीख और बजट सत्र कितने दिन चलाना है, इस पर फैसला होगा। वहीं मंगलवार को मांडलगढ़ से उपचुनावों में जीते कांग्रेस विधायक विवेक धाकड़ को सदन में शपथ दिलवाई जाएगी। सूत्रों की माने तो इस बार 12 फरवरी को राज्य का बजट पेश हो सकता है। विधानसभा का बजट सत्र काफी हंगामेदार रहने की भी इस बार संभावना है। तो आपको बता दें, जहां पर बीएसी की बैठक में बजट सत्र को लेकर प्लान बनाया जाएगा, चर्चा होगी। कल से राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है। सुबह 11 बजे विधानसभा में राज्यपाल कल्याण सिंह का अभिभाषण होगा। वहीं सत्र के पहले दिन अभिभाषण और शोकाभिव्यक्ति के बाद परंपरा के अनुसार सदन की कार्यवाही को मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। कार्यवाही स्थगित होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष के चैम्बर में सदन की कार्य सलाहकार समिति बीएसी की बैठक यहां पर होगी, जिसमें सत्र को लेकर चर्चा की जाएगी। कितने दिन बजट सत्र चलेगा, क्या कुछ कामकाज होगा, बजट पेश करने की तारीख, तमाम बातों पर कल बीएसी की बैठक में चर्चा होगी। और अब जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है। विवादित दंड विधियां संशोधन विधेयक को लेकर यह बड़ी खबर। मानसून सत्र तक बिल पर प्रवर समिति की रिपोर्ट टल गई है। आपको बता दें, बिल पर प्रवर समिति बजट सत्र में रिपोर्ट नहीं सौंपेगी। प्रवर समिति ने अगले सत्र तक के लिए समय मांगा है। कल समय बढ़ाने के लिए विधानसभा में प्रस्ताव रखा जाएगा। गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया सदन में प्रस्ताव रखेंगे। अगले सत्र के पहले सप्ताह तक समय बढ़ाने का प्रस्ताव रखा जाएगा विधानसभा में। बिल पर विरोध के बाद नवंबर में प्रवर समिति को यह बिल सौंपा गया था। बिल में भ्रष्ट लोक सेवकों के खिलाफ सीधे इस्तगासे से मुकदमा नहीं चलाने का प्रावधान था। तो जयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर कल से विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है। वहीं पर विवादित दंड विधियां संशोधन विधेयक कल पेश किया जाएगा। समय बढ़ाने की मांग यहां पर प्रवर समिति की ओर से की जाएगी। और चलिए, हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता गोवर्धन चौधरी सीधा जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। गोवर्धन, विवादित दंड विधियां संशोधन विधेयक जिसका लगातार जो है प्रवर समिति को सौंपा हुआ है, समय बढ़ाने की यहां पर एक बार फिर से बात कही गई है। क्या कुछ यहां पर कल रहने वाला है और कितनी मियाद यहां पर मांगी जाएगी? देखिए, जो विवादित दंड विधियां संशोधन विधेयक है उसको अक्टूबर में, विवादों के बाद जो अक्टूबर में मानसून सेशन हुआ था उस दौरान प्रवर समिति को सौंपा गया था। क्योंकि इस जो बिल में विवादित प्रावधान थे, सबसे बड़ा जो विवाद था वो उस पर था कि जो भ्रष्टाचार के आरोप के जो अफसर और नेता होते हैं उनके खिलाफ अब तक इस्तगासे के जरिए मामला दर्ज करवा सकते थे। लेकिन इस बिल में यह प्रावधान था कि इनके खिलाफ सीधे इस्तगासे से मुकदमा दर्ज नहीं होगा, पहले जांच होगी और उसके बाद अगर वो जांच में दोषी पाए जाते हैं तो मुकदमा होगा। एक और विवादित प्रावधान यह था कि इस जांच के दौरान मीडिया रिपोर्टिंग पर अगर किसी अफसर के खिलाफ, नेता के खिलाफ आरोप लगता है और इस दौरान अगर कोई मीडिया में रिपोर्ट कर देता है तो 2 साल की जेल का प्रावधान था। इन 2 बड़े विवादित प्रावधानों के चलते विपक्ष ने इसका कड़ा विरोध किया था और यही वजह रही कि अक्टूबर में इसको विधानसभा की प्रवर समिति को सौंप दिया गया था। विधानसभा की प्रवर समिति की 2 बार बैठकें हो चुकी है, लेकिन इस बिल पर चर्चा नहीं हुई थी। कल पहले ही दिन जो विधानसभा का बजट सत्र है, इसमें इसको जो प्रवर समिति है वो समय मांगेगी। गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया इस बिल को प्रवर समिति को रिपोर्ट सौंपने को लेकर के अगले सत्र के पहले सप्ताह तक का समय विधानसभा से मांगेंगे। तो अब यह तय हो गया है कि जो अगला मानसून सत्र है इस तक ये बिल टल गया है। प्रवर समिति इसके ऊपर अपनी जो रिपोर्ट है उसके लिए समय मांग लिया है। अगला जो सत्र आने वाला है विधानसभा का मानसून सत्र, जो कि सितंबर अक्टूबर के आसपास आता है, उस तक के लिए वक्त मांग लिया गया है। तो ऐसे में ये बिल एक बार फिर एक लंबी अवधि के लिए टल जाएगा, क्योंकि प्रवर समिति है वो इस पहले ही बात ये थी जब अक्टूबर में विधानसभा का सत्र हुआ था और उसमें
प्रवर समिति को सौंपा गया था, तो बजट सत्र के पहले सप्ताह में इसकी रिपोर्ट सौंपी जानी थी। अब चूंकि प्रवर समिति ने इसको लेकर के अभी चर्चा ही नहीं की, तो लिहाजा अगले सत्र तक के लिए इसका टाइम मांग लिया गया है प्रवर समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए। तो फिलहाल ये जो विवादित बिल है ये टल गया है और बजट सत्र में इसको लेकर के कोई अब विवाद होने की आशंका है। शुरुआत से ही लगातार विरोध यहाँ पर किया गया था। कांग्रेस की अगर बात की जाए, पुरजोर विरोध उन्होंने भी दर्ज किया था। कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो क्या कुछ लगता है प्रवर समिति की ओर से अब यहाँ पर समय मांग लिया गया है, तो जहां सदन में ये समय मांगा जाएगा तो क्या कुछ वहां पर विपक्ष की प्रतिक्रिया रह सकती है? देखिए, विपक्ष इस बार कांग्रेस को जब से 3 उपचुनावों में जीत मिली है उसके बाद विपक्ष आक्रामक होकर के कांग्रेस सदन में, आज ही नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया है कि आक्रामक तरीके से वो सदन में जनता से जुड़े हुए मुद्दे रखेंगे और सरकार को जिन जिन मुद्दों पर घेरा जा सकता है उस पर कांग्रेस प्रमुखता से सरकार को घेरने का काम करेगी। तो इस बिल के बहाने कल जैसे ही प्रवर समिति के समय बढ़ाने का मामला आएगा तो विपक्ष ये मामला भी उठाएगा और कांग्रेस के विधायक मामला उठाने से चूकेंगे नहीं, क्योंकि जैसे ही इस विवादित बिल का सदन में जिक्र आएगा कांग्रेस के जो विधायक हैं वो आक्रामक होकर के और सरकार को इस मामले में घेरने का प्रयास करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के सरकार के लिए राहत की बात यह है कि इस पर प्रवर समिति ने अपना वक्त मांग लिया है और सरकार को और वक्त मिल जाएगा, जिससे कि इस पर जो विवाद था वो विवाद एक बार सरकार इसके जद में आने से बच जाएगी। तो कल जैसे ही गुलाबचंद कटारिया इसको सदन में प्रवर समिति को रखेंगे, विधानसभा में बहुमत होने की वजह से अपने आप स्वाभाविक तौर से ये पास हो जाएगा और जो प्रवर समिति है, सेलेक्ट कमेटी जिसको कहा जाता है, उसको अगले सत्र तक के लिए समय मिल जाएगा। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक प्रवर समिति की तैयारी भी यही थी कि इस पर चर्चा न की जाए और अगले सत्र तक के लिए इसका वक्त मांग लिया जाए। ये पहले तय हो चुका था, क्योंकि एक बिल और था जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी कराने का जो बिल था उस पर यह चर्चा करके उसको हरी झंडी दी जा चुकी है, लेकिन इस बिल पर चर्चा नहीं हो पाई थी और अब इस पर वक्त मांग लिया गया है। तो सरकार के लिए एक राहत की खबर यह है कि इस पर जो विवाद था उस विवाद को एक बार फिर आगे के लिए टल गया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए गोवर्धन। तो आपको बता दें, जहां पर विवादित दंड विधियां संशोधन विधेयक जो कि पास किया जाना था और विवादित हमेशा अगर शुरुआत से ही बात की जाए विवादों में घिरा हुआ था, प्रवर समिति ने रिपोर्ट पेश करने के लिए अब अगले सत्र तक की बात यहां पर कही है। समय कल विधानसभा में मांगा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बजट सत्र शुरू होने से एक दिन पहले विधानसभा में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने उपचुनावों में मिली हार की वजहों को ढूंढने की बात कही, साथ ही सत्र में विपक्ष के हमलों का भी करारा जवाब देने को कहा है। उपचुनाव में करारी हार से परेशान बीजेपी के सामने अब बजट सत्र में विपक्ष के तीखे सवालों का मुकाबला करने की चुनौती है और इस चुनौती से पार पाने के लिए बीजेपी विधायकों के साथ सीएम राजू ने विधानसभा में बैठक की। सीएम ने विधायकों से कहा कि ये नतीजे पार्टी के लिए अलार्मिंग कॉल है। वक्त रहते हम हार की समीक्षा कर इसके कारणों की तह तक जाएंगे। साथ ही उन्होंने फिर से विधानसभा का चुनाव जीतने का दावा भी किया। सीएम ने कहा कि किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान का जन और हमारे विकास के काम दोनों को लेकर हम राजस्थान की जनता के पास जाएंगे। हार की समीक्षा के लिए समीक्षात्मक करने वाले हमारे लोगों का दौर चल रहा है। सूक्ष्म रूप से समीक्षा करेंगे, कोई कमी खामी हो तो उसको दूर करेंगे। हालांकि श्रम मंत्री डॉक्टर जसवंत यादव ने हार के लिए देरी से टिकट मिलने को कारण बताया। वहीं दूसरे विधायकों ने जाति समीकरण बिगड़ने के अलावा नौकरशाही के नकारात्मक रवैये को भी जिम्मेदार ठहराया। चुनाव एक बहुत बड़ी चीज होती है। कांग्रेस का टिकट 20 दिन पहले डिक्लेयर हो जाना, हमारा टिकट 20 दिन बाद होना, तो उसको कवर करना बड़ा मुश्किल काम होता है। जिम्मेदारी सबकी बनती है, विधायकों की भी बनती है, हाईकमान की भी बनती है और इसके ऊपर पूरा विश्लेषण हाईकमान कर रहा है। जो कमियां रही उन कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। देखो, दोष किसी भी नहीं दे सकते, मतलब दोषी हम सब हैं। एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि हमने विकास को हमने एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था। आजकल सोशल इंजीनियरिंग बहुत जरूरी है। सीएम वसुंधरा राजे से पार्टी विधायकों को मिले मंत्र के बाद अब देखना होगा कि बजट सत्र में विपक्ष के वार का बीजेपी कैसे सामना करती है। बाबूलाल धायल, ईटीवी न्यूज, जयपुर।
तीनों उपचुनावों में जीत से उत्साहित कांग्रेस अब विधानसभा के बजट सत्र में सरकार को घेरने को तैयार है। कल से शुरू होने जा रही बजट सत्र में सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस विधायक दल की बैठक में रणनीति बनाई जाएगी। नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी ने कहा कि कर्ज माफी, बेरोजगारी, स्कूलों को पीपीपी मोड पर देने समेत जनहित के मुद्दों पर कांग्रेस प्रदेश सरकार को घेरेगी। डूडी ने साफ किया कि अब जनता को न्याय दिलाने के लिए याचना नहीं बल्कि रण होगा। सरकार ने अराजकता, भय, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी बढ़ाने का काम किया है। आज प्रदेश की सरकार ने पीछे 4 साल में अपन जाएं तो इन 4 सालों के अंदर पूरे प्रदेश के अंदर आम वर्ग दुखी है और आगामी कल से बजट सत्र भी शुरू है। इस बजट सत्र के अंदर हम सरकार को प्रदेश के आम आदमी का जो ज्वलनशील मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर हम सरकार को घेरेंगे। नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी ने कांग्रेस में खुद को सीएम की रेस से हटा लिया है। डूडी ने साफ किया है कि पार्टी में सीएम के लिए कई वरिष्ठ नेता है और मैं सीएम की रेस में शामिल नहीं हूं। उन्होंने कहा कि चुनाव नतीजे आने के बाद कांग्रेस विधायक दल की बैठक में हाईकमान ही सीएम का नाम तय करेगा। डूडी का बयान ऐसे समय में आया है जब तीनों उपचुनावों में कांग्रेस की जीत हुई है। वहीं पर कई बार कांग्रेस नेता अपने अपने चहेते गहलोत, पायलट और जोशी को बतौर सीएम पेश करने की मांग उठाते रहे हैं। सीएम के उम्मीदवार की बात जो है, कांग्रेस हमेशा कांग्रेस का नेता, आम कार्यकर्ता एक पार्टी के अनुशासन में रह के काम करता है। ये सारा का सारा जो पावर्स है वो हमारा आला कमान को हमने दे रखा है। पहले कांग्रेस के अंदर हमेशा एक प्रक्रिया है कि पहले हमारे कांग्रेस के विधायक दल जीत के आएंगे, फिर उनकी मीटिंग होगी, एआईसीसी से ऑब्जर्वर आएंगे, वो बैठेंगे, विधायकों की राय लेंगे, वो राय हमारे हाई कमान राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी के सामने रखेंगे, फिर वो बैठ के तय करेंगे प्रदेश का। 3 उपचुनाव सीटों पर जीत से उत्साहित कांग्रेस ने दौसा में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। पूर्व मंत्री मुरारी लाल मीणा ने जिले के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ली। मीणा ने कार्यकर्ताओं से बदलाव की इस बयार को जारी रखने का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अभी की मेहनत के परिणाम आने वाले वक्त में सकारात्मक होने वाले हैं। पिछले 4 साल में जो बीजेपी की सत्ता थी स्टेट में और केंद्र में, तो सबसे बड़ा उन्होंने क्या किया, चुनाव के टाइम पे जनता को झूठे वादे किया, भ्रमित किया और झूठे आश्वासन दिए और जनता को भ्रमित करके वो वोट ले गए। लेकिन 4 साल के अंदर उन्होंने स्वयं के स्तर पर तो कुछ नहीं किया, लेकिन जो हमारी सरकार की फ्लैगशिप की योजनाएं थी उनको धीरे धीरे बंद कर दिया, कम कर दिया, चाहे पेंशन की थी, चाहे बिना ब्याज ऋण की थी, और भी कई उनके ऐसे फैसले थे जो नोटबंदी का है, जीएसटी का है, उनकी वजह से आम जनता परेशान होगी, आम किसान परेशान हो गया। और उसी का परिणाम है कि राजस्थान के अंदर 17 विधानसभा थे, 17 के 17 विधानसभाओं के अंदर हम बहुत भारी बहुमत से जीते। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान उपचुनावों के नतीजे बीजेपी के लिए चिंताजनक है, ये कहना है केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली का। न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि इस हार पर शीर्ष नेतृत्व चिंतित है और इस पर विचार करने की भी जरूरत है। 2 लोकसभा और 1 विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में मिली हार ने बीजेपी को चिंतन के लिए मजबूर कर दिया है। मुख्यमंत्री राज्य समेत प्रदेश संगठन हार के कारणों को सामने लाने में लगा है। वहीं बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व उपचुनाव के नतीजों को लेकर चिंतित है। न्यूज 18 से खास बातचीत में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि इस हार पर विचार करने की जरूरत है। चिंता का विषय हम लोगों के लिए, और मेरी आज ही वहाँ की मुख्यमंत्री जी से बात हुई और मैंने उनसे कहा, वो इसको एग्जामिन कर रहे हैं कि क्या इसके पूरे कारण है। कुछ स्थानीय कारण भी थे, इमोशनल, और अगर वहाँ किसी सुधार की आवश्यकता है तो निश्चित रूप से वहाँ की पार्टी इसकी चिंता कर रही है। प्रदेश के मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ भी ये मान रहे हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव आसान नहीं रहेगा। कड़ी मेहनत के साथ जनता के बीच जाना होगा। देखिए, ये चुनाव है, चुनाव में जनादेश है, वो सिर माथे पर है, उसकी समीक्षा हो रही है और उसमें जो जो कमियां खामियां आ रही है उसको हम ठीक करेंगे। नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी ने भी केंद्रीय मंत्री जेटली के सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि बीजेपी के लिए हालात वाकई चिंताजनक है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि प्रदेश से बीजेपी की विदाई तय है।
सही बात कही, कोई गलत बात नहीं की। आज भारतीय जनता पार्टी के सबसे चिंताजनक समय जो है आना शुरू हो गया है। इसमें चिंता करने से नहीं होगा, इनको पहले सोचना चाहिए था कि इस लोकतंत्र में सरकार की प्रतिष्ठा और गरिमा रहनी चाहिए। जनता ने संकेत दे दिया है, इनका विदाई का समय आ चुका है। उपचुनाव में मिली जीत से कांग्रेस उत्साह से लबरेज है। वहीं प्रदेश बीजेपी के लिए केंद्रीय मंत्री जेटली का बयान बड़ी नसीहत है। हालांकि बीजेपी के पास अभी इतना वक्त है जिससे वो जनता का दिल जीत सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। बीजेपी चाहती है कि शिवसेना एनडीए में बनी रहे और एनडीए का मौजूदा स्वरूप भी बरकरार रहे, क्योंकि अलग अलग होकर लड़ने में किसी का भला नहीं है। जी हां, न्यूज 18 से खास बातचीत में केंद्रीय वित्त मंत्री ने उन तमाम कयासों पर ब्रेक लगा दिया है जिसमें यह कहा जा रहा है कि बीजेपी ये चाहती है कि शिवसेना एनडीए से अलग हो जाए। मैं तो चाहूंगा कि एनडीए का स्वरूप बना रहे। पिछला असेंबली चुनाव हम अलग अलग लड़े थे और सीटों के बंटवारे को लेकर शिवसेना से मतभेद हो गया था और उस मतभेद में शिवसेना चाहती थी कि वो सीनियर पार्टनर बने और मैं ये जानता हूं कि उस वक्त हम उनको सीनियर पार्टनर का दर्जा, अधिक सीटें देने को तैयार थे जी। लेकिन अधिक में वो कितनी अधिक लेते वो उस रियलिटी को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे थे और अलग अलग लड़के हमने परिणाम देख लिया कि हम लगभग अपनी ताकत पे इतनी सीटें जीत गए। मैं तो चाहूंगा कि एनडीए बना रहे और हमारे सब घटक दल हमारे साथ रहे। आंध्र प्रदेश को उसका हक जरूर मिलेगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश का विकास वहां के लोगों का हक है। जी हां, न्यूज 18 से खास बातचीत में केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश के विकास में केंद्र अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाएगा। जहां तक आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन का पैकेट का सवाल है, वो अलग से इंप्लीमेंट हम लोग कर रहे हैं। उसका बजट के साथ कोई डायरेक्ट संबंध नहीं होता, वो पैकेट बजट के माध्यम से इंप्लीमेंट नहीं होता। निश्चित रूप से देखिए, आंध्र प्रदेश की जनता को जो हमने वायदा किया हुआ है और वहां की सरकार को, वो वायदा पूरे रूप से हम लोग निभाएंगे। नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम के लिए पैसे की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि फिलहाल 2000 करोड़ का आवंटन किया गया है, जरूरत पड़ने पर और बढ़ाया जाएगा। न्यूज 18 से खास बातचीत पे केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार चाह ले तो संसाधनों की कोई कमी नहीं है। इस बजट में मैंने एडिशनल रेवेन्यू मेजर्स की बहुत गुंजाइश रखी है। 24-25 लाख के बजट में से 10,000 करोड़ निकालना कोई इतना असंभव काम नहीं होता। स्कीम शुरू की जाए उसके लिए 2000 करोड़ का मैंने प्रावधान किया है, लेकिन एक बार उस पर जब ज्यादा साधन चाहिए होंगे तो हम बजट में से देंगे। अब जो मैंने 1% सेस लगाया है, 11,000 करोड़ मुझे वहां से मिल रहा है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जैसे ही आगे बढ़ता है, पहले वर्ष में मुझे 20,000 करोड़ की उम्मीद है और अगर दूसरे तीसरे वर्ष तक हम पहुंच जाएं तो जो एग्जेम्प्टेड इनकम थी जी, वो 3,67,000 करोड़ थी लास्ट ईयर, तो 10% के हिसाब से 37,000 करोड़ तो वही बनता है। तो इसलिए अगर सरकार साधन चाहे तो साधन इसमें जुड़ सकते हैं। न्यूज 18 पर वित्त मंत्री अरुण जेटली से पूरी एक्सक्लूसिव बातचीत देखिए सोमवार रात 9 बजे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उधर कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। कि अरुण जेटली ने बिल्कुल ठीक कहा है, चिंता जब सरकार करती है तो ये लोकतंत्र की मजबूती को दर्शाता है। ताली और गाली हमेशा कप्तान को मिलती है। इस वक्त प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को बड़ी शालीनता और विनम्रता के साथ मैंडेट को स्वीकार करना चाहिए। जनमत ने यदि सरकार के विरुद्ध डिसीजन कहीं फैसला दिया है तो ये मानना चाहिए कि उस जनमत का सम्मान हो और आखिर जनता की नाराजगी पता चले। हिंदुस्तान की आन बान शान की रक्षा करना कांग्रेस के हर कार्यकर्ता की, कांग्रेस के हर नेता की ड्यूटी है। वो हम निभाएंगे और निभाकर आगे भी आपको नजर आएगी कि कांग्रेस विनम्रता के साथ जनता के बीच में जाएगी और जनता को साथ में लेकर अगला चुनाव जीतेगी। वहीं बीजेपी विधायक मोहनलाल गुप्ता ने उपचुनावों में मिली हार पर क्या कुछ कहा, ये भी सुनते हैं। फाइनल की तैयारी है और सेमीफाइनल से सबक लेकर के हम फाइनल की तैयारी कर रहे हैं और जीतेंगे। जीतेंगे। हार का कारण क्या रहा? मैं क्या बोल रहा हूँ, हार का जनता ने वोट नहीं दिया। अब जनता को दिल को जीतेंगे और फाइनल में हम निश्चित रूप से बहुमत में आएंगे। इधर लाहौर से बीजेपी विधायक शंकर सिंह राजपुरोहित ने हार पर क्या कुछ कहा, ये भी आपको सुनवाते हैं। ये तो एक विश्लेषण का विषय है, विश्लेषण करेंगे। और ये हार जीत, ये तो कभी धूप कभी छाया होती है जीवन में।
क्या, और हम तो उस समय से लगे हुए जब जनसंघ की 1 या 2 सीटें आती थी, तो वो कोई, लेकिन विश्लेषण करके इसमें आगे कैसे बढ़ना, इस बात की चिंता। संसदीय सचिव जितेंद्र गोठवाल ने क्या कहा, ये भी सुनते हैं। तो चुनाव, उपचुनाव जो ये हुए हैं, इसमें कांग्रेस ने जो जातिगत धुम्रीकरण किया है, राजस्थान की जनता उसे समझ रही है। निश्चित तौर पर इस गलती को सुधार कर राजस्थान की जनता आने वाले चुनाव में फिर से कांग्रेस को शिकस्त देगी, और इस बात को जनता समझ गई है कि कांग्रेस जातिगत राजनीति पे उतर आई है। इसका परिणाम कांग्रेस को भुगतना। वहीं निर्दलीय विधायक रणधीर सिंह भिंडर ने क्या कहा, जीएसटी और नोटबंदी की वजह से चुनाव हारे हैं। पूरी बात आप भी सुनिए। मैंने तो ये समझा है कि विधानसभा वाली जो सीट हारे हैं वो तो कांग्रेस की सीट ही थी वैसे भी बेसिकली, और जो एमपी की सीट्स हारे हैं वो तो केंद्र सरकार की जीएसटी और नोटबंदी के कारण हारे। और फिलहाल अलवर से बड़ी खबर मिल रही है। ज्वेलर्स की दुकान पर लूट का मामला सामने आया है। 3 बदमाशों ने लूट की इस वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने 1 राउंड यहां पर फायरिंग भी की। 2 व्यापारियों को गोली मारी है। आपको बता दें, दोनों व्यापारी अस्पताल में भर्ती हैं। हरियाणा नंबर की गाड़ी में ये बदमाश सवार होकर आए थे और ज्वेलर की दुकान पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बड़ी खबर अलवर से, तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से लूट की यहां वारदात को अंजाम दिया गया था। योगेश ज्वेलर, इस ज्वेलरी शोरूम का नाम, जहां पर इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। बदमाशों ने 1 राउंड यहां पर फायरिंग भी की। 2 व्यापारियों को इस दौरान गोली लगी है। दोनों व्यापारियों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। तस्वीरें उस दौरान की है जब पुलिस मौके पर पहुंची थी और जांच पड़ताल शुरू की गई थी। वहीं पर वारदात के बाद स्थानीय लोगों का भी मौके पर जमावड़ा लग गया था। तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर पुलिस की जांच पड़ताल चल रही थी। शोरूम के शटर को पुलिस ने पहुंचकर बंद किया, जांच शुरू की। वहीं पर स्थानीय लोगों की भी खासी भीड़ वारदात के बाद लगी थी। बदमाशों ने वारदात के वक्त 1 राउंड की फायरिंग भी की, जिसमें 2 व्यापारी घायल हुए। जयपुर के नवलखा स्टेडियम में महाखेल 2018 का आयोजन हुआ। महाखेल का आगाज केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने किया। इस दौरान कई मंत्री, विधायकों के साथ ही जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। महाखेल 2018 खेलो इंडिया की तर्ज पर वॉलीबॉल और खो-खो प्रतियोगिताएं होंगी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ मैदान में उतरे और वॉलीबॉल खेला। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जिस तरह से जो खेलेगा वही खेलेगा, और शिक्षा सिर्फ स्कूल के कमरों में नहीं मिलती, खेल के मैदान भी जीवन की पाठशाला है। यहाँ से वो जीवन की ऐसी मूल्य प्राप्त करते हैं जो पूरे जीवन में उनके काम आती है। और हमने पूरे देश के अंदर और अपने ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण में एक माहौल बनाया है जहां अभी इस मुकाबले के लिए 102 मैदान बने हैं। वॉलीबॉल के, खो-खो की सारी तैयारी हुई है। 500 से ज़्यादा टीम इकट्ठी हुई हैं ताकि हमारे सभी नौजवानों को एक खेलने का मौका मिले, उनको एक ऐसा मंच मिले जहां वो अपने हुनर का प्रदर्शन कर सके और हम सब बैठकर अपने आने वाली पीढ़ी का हम प्रोत्साहन कर सकें। आज बीकानेर में किसान हुंकार महारैली का आयोजन किया गया। ये हुंकार रैली खीवसर विधायक हनुमान बेनीवाल की ओर से की गई थी। रैली में हजारों की संख्या में किसान और युवा शामिल हुए। बीकानेर के मेडिकल कॉलेज ग्राउंड में आयोजित इस हुंकार रैली में बीकानेर संभाग के 4 जिलों के साथ साथ नागौर और बाड़मेर से भी लोग पहुंचे थे। रैली में हनुमान बेनीवाल के साथ साथ किरोड़ी लाल मीणा भी मौजूद थे। तीसरी सफल रैली हुई है बीकानेर में आज। अगला कदम क्या रहेगा? जी, अगला कदम सीकर, ये घोषणा करेंगे 2-3 दिन बाद हम सीकर की रैली की। आपने किसानों की बात करी है, किसानों के मुद्दे उठाए हैं, विधानसभा में भी आप कल से जा रहे हैं। क्या अहम रहेगा आपका विधानसभा में इस मुद्दे को लेकर? ये तो कल तो हम राज्यपाल के अभिभाषण को रोकेंगे। कल कर्ज माफी करे, पहले स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करे। जो वादे मोदी जी और वसुंधरा जी ने किए हैं और कांग्रेस पार्टी चुप बैठ गई, विपक्ष नजर नहीं आ रहा है, तो हम कल भी लड़ाई लड़ेंगे और आगे भी लड़ाई लड़ते रहेंगे। हनुमान जी, आपके यहाँ किसान भी आ रहे हैं, आपके यहाँ जवान भी आ रहे हैं, और आप जो है कांग्रेस और भाजपा दोनों को जो है इग्नोर करने की बात कर रहे हो, ऐसे कैसे संभव होगा? हो गया, तीसरा विकल्प भी दे देंगे हम, नया फ्रंट भी खड़ा होकर 18 में सरकार भी बनाएंगे। ये 36 कौम का मेला है, 36 कौम के लोग आए हैं।
ये आम जन परेशान है राजस्थान का। मैं सब जगह घुमा हूँ, विकल्प उनको चाहिए, हम विकल्प देंगे और सब जातियों को साथ लेकर नया राजस्थान बनाएंगे। बीकानेर की इस रैली में बीकानेर संभाग के क्या मुद्दे ऐसे जो आपने यहाँ पर उठाए और ऐसी क्या यहाँ से बात बन के जा रही है जो विधानसभा में बीकानेर संभाग के मुद्दे? हनुमानगढ़ गंगानगर के तो मुद्दे आपके हो गए, नेरी पानी वो मैंने सारे उठा लिए, एटा सिगरासर का मामला हो, इंदिरा गांधी मुख्य नहर को तैयार करें, टूटी फूटी है। बिल्कुल किसानों के मुद्दे हनुमान जी उठा रहे हैं। 1 मिनट, और बीकानेर के एलिवेटेड रोड, पुल, जो ट्रेन के फाटक है वहाँ पे पुल और सीवरेज लाइन की व्यवस्था करें। किसानों को खनिज के पट्टे बजरी के जो है ये सारे वापस खनिज नीति के अंदर बदलाव करके करें, ये हमारी प्रमुख मांग है। विधानसभा के अंदर भी हम उठाएंगे संभाग के। किरोड़ी जी भी हमारे साथ हैं। किरोड़ी जी, बीकानेर की रैली देखकर आपको क्या लग रहा है? आपके तीसरे मोर्चे की कितनी संभावनाएं हैं? देखो, मैं करीबन पिछले 10 साल से कोशिश कर रहा हूँ कि राजस्थान में तीसरा मोर्चा खड़ा हो, क्योंकि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों से जनता ऊब चुकी है, पीछा छुड़वाना चाहती है। और बीकानेर की इस रैली से आपको अंदाज लग गया होगा कि राजस्थान की जनता परिवर्तन करना चाहती है। राजनीति का काफी लंबा अनुभव है, आपने पहले भी कोशिश की थी, ऐसा लगता नहीं है और किसी को नहीं इस तरह से होता कि राजस्थान में तीसरा मोर्चा कामयाब होगा? यह आपके गले नहीं उतर रहा। अभी तक राजस्थान की जनता के गले उतारने की दृष्टि से हमें रैली कर रहे हैं, और जिस ढंग से जन सैलाब इन रैलियों में मुड़ रहा है उससे लग रहा है कि जनता के गले हमारी बात उतर रही है। और ऐसा माहौल 5-6 महीने में बन जाएगा कि निश्चित रूप से गंभीरता से राजस्थान की जनता तीसरे विकल्प पर विचार करेगी। शुक्रिया ईटीवी से बातचीत के लिए। ये थे किरोड़ी मीना और साथ ही हनुमान बेनीवाल, जिन्होंने बीकानेर में हुंकार रैली की है। सहयोगी धीरज जोशी के साथ रवि बिश्नोई, ईटीवी न्यूज, बीकानेर। और अब बात कोटा की, जहां पर एक बार फिर चिकित्सा सेवाएं ठप होने वाली हैं। सोमवार को संविदा कर्मियों की 1 दिन की हड़ताल से मरीजों की परेशानी बढ़ जाएगी। मेडिकल कॉलेज से जुड़े तीनों अस्पतालों के संविदा कर्मी आरएमआरएस के जरिए वेतन भुगतान की मांग को लेकर हड़ताल पर रहेंगे। आज मेडिकल कॉलेज से जुड़े ठेका श्रमिक संघ ने एमबीएस परिसर के गार्डन में बैठकर आगे की रणनीति तैयार की। अस्पताल प्रशासन ने तीनों अधीक्षकों को वैकल्पिक इंतजाम करने के निर्देश भी जारी कर दिए। 5 तारीख को वैकल्पिक व्यवस्थाएं मैंने कल ही तीनों अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि जो भी संवेदक हैं उनसे वैकल्पिक व्यवस्थाएं करने के लिए कहें, जिससे अस्पताल का काम बाधित नहीं हो, कोई उसमें अवरोध नहीं आए। इसके अतिरिक्त मैंने ये भी कहा है दोनों अधीक्षकों को कि आप जो है जिलाधीश महोदय और पुलिस का मदद लें, जिससे यदि कोई व्यक्ति उनकी जगह काम करने आ रहा है तो वो उसमें। करणी सेना के संरक्षक लोकेंद्र सिंह कालवी आज तीर्थ नगरी पुष्कर पहुंचे। यहां उन्होंने जगत पिता ब्रह्मा के दर्शन किए। फिल्म पद्मावत को लेकर पूछे गए सवाल पर इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को छोड़ सभी से मिल चुके हैं और अपना विरोध भी दर्ज करवा चुके हैं। पद्मावत बंद करना पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे? हम तो कह ही रहे हैं करेंगे। बूंदी जिले में झालावाड़ डिपो की रोडवेज बस द्वारा बाइक सवार दंपत्ति को कुचल दिया गया, जिससे मौके पर ही दंपत्ति की मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित हुए आसपास के लोगों ने रोडवेज बस के डीजल टैंक में आग लगा दी। मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल ने आग पर काबू पाकर मामले को शांत करवाया। वहीं पर इसके साथ ही परिजनों ने रोडवेज चालक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। वहीं पुलिस ने रोडवेज बस को जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। रामगंज बालाजी के पास बलवीर कौर और निरंजन सिंह दोनों पति पत्नी गादेगाल से बूंदी अपनी मोटरसाइकिल जा रहे थे। कोटा की तरफ से आई रोडवेज ने एक्सीडेंट कर दिया, दोनों की मौके पर मौत हो गई। जिनको इनके परिजन अस्पताल लाए, पोस्टमार्टम करा के इनको बॉडी परिजनों को सुपुर्द कर रहे हैं। तो मेरे को फ़ोन करा भी ऐसे सरदार जी का एक्सीडेंट हो गया, भी आप क्या लगते हो? मैंने बोला मेरा अंकल लगता है। वो किसी ने बताया मेरे को, हम 108 को फ़ोन कर दिया है भी हम लेके आ रहे हैं। तो मैं सीधा राइस मिल बूंदी से काम करता हूँ, वो सीधा डायरेक्ट यहाँ आ गया हॉस्पिटल। बात कोटा की, जहां गुमानपुरा के एक ज्वेलरी शोरूम से चोर गिरोह ने शातिराना तरीके से सोने का हार पार कर लिया। इस पूरी वारदात में 2 पुरुष और 1 महिला शामिल हैं। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई है। ज्वेलरी शोरूम के मालिक के मुताबिक सोने के हार की कीमत करीब 1,30,000 रुपए है। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरों के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। जोधपुर का एक युवक दिनेश कुमार, जिसकी इच्छा थी राजस्थान पुलिस में भर्ती होने की, दिनेश पुलिस में तो भर्ती नहीं हो सका, उल्टा नकली नोट छापने के आरोप में राजस्थान पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। पेश है एक रिपोर्ट।
सपना था पुलिस में भर्ती होने का, लेकिन छापने लगा नकली नोट और चला गया सलाखों के पीछे। ये हैं दिनेश कुमार। इनकी इच्छा थी पुलिस में भर्ती होकर राज्य की सेवा करने की। दिनेश ने सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल पद को लेकर अप्लाई भी कर रखा था, पर इसी बीच इनकी इच्छा हुई पैसा कमाने की। दिनेश ने कलर प्रिंटर खरीदा और असली नोटों की फोटोकॉपी कराकर नकली नोट छापने का काम शुरू कर दिया। नोटों को खपाने के लिए दिनेश ने एक गैंग तैयार की जो ग्रामीण इलाकों में नोटों को खपाता था। दिनेश जाट अपने स्कैनर के ऊपर ये सारे नकली नोट बना के उसकी फोटोकॉपी करता था, जिसने आज हमने उस दिनेश जाट को गिरफ्तार किया तथा बादल को गिरफ्तार किया। दिनेश जाट के पूछताछ पे उससे जो स्कैनर यूज करता था, स्कैनर को हमने बरामद किया। 19 जनवरी को दिनेश गैंग के 2-3 युवक जोधपुर के डांगियावास में एक मिष्ठान भंडार पहुँचे और वहाँ से मावा खरीदा। बदले में 2000 रुपए के नकली नोट दिए। दुकानदार ने मावे के 300 रुपए काट कर 1700 रुपए लौटा दिए। तीनों युवकों ने पड़ोस की दुकान से भी 1 किलो मावा खरीदा और वहां भी 2000 के नकली नोट थमा दिए। बाद में दुकानदार धर्माराम को नकली नोट होने का संदेह हुआ। नोट की बारीकी से जांच में पता चला कि नोट नकली है। दोनों दुकानदार ने डांगियावास थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने बोलेरो गाड़ी की नंबर से तीनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया, जहां से गैंग का खुलासा हुआ। जनवरी को डांगियावास थानाधिकारी द्वारा हमारे थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई कि 3 अज्ञात व्यक्तियों ने डांगियावास कस्बे में मिठाई की दुकान पर 2-2 हजार रुपए के 3 नकली नोट चला के चले गए, जिन्होंने एक गाड़ी बोलेरो गाड़ी के नंबर दिए थे। उस गाड़ी के आधार पर हमने 3 युवकों को गिरफ्तार किया। नकली नोट सरकार के लिए सिरदर्द है। इसी से बचने के लिए केंद्र सरकार ने नोटबंदी भी की, लेकिन दिनेश जैसे लोगों की करतूत नकली नोटों की मुहिम में सरकार के लिए सिरदर्द बन रही है। जोधपुर से ईटीवी न्यूज के लिए ललित सिंह की रिपोर्ट। नरेगा योजना, जिसका नाम बदलकर बाद में मनरेगा योजना रखा गया था। इस योजना से शुरू होने से गांव के मजदूर खुश थे, लेकिन अब उन्हें नौकरी के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन डूंगरपुर में मनरेगा योजना का काम गांव के लोगों से नहीं कराकर पश्चिम बंगाल के श्रमिकों से ठेके पर काम करवाया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। साल 2006 में केंद्र में यूपीए 1 की सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को गांव में भी रोजगार देने के लिए नरेगा योजना शुरू की थी, लेकिन डूंगरपुर के सीतड़ी खेरवाड़ पंचायत में नरेगा योजना का काम गांव के मजदूरों से नहीं कराया जा रहा, बल्कि पश्चिम बंगाल के मजदूरों से ठेके पर काम कराया जा रहा है। डूंगरपुर में 4-5 साल से हूँ। क्या काम करते हैं? आरसीसी का। ये किससे कहने बना रहे हो? सरपंच, सीतड़ी पंचायत, रेणुका कटरा सरपंच का नाम। मनरेगा योजना में बरती जा रही इस अनियमितता के बारे में जब वहां के पंचायत कार्यवाहक सचिव से पूछा गया तो उन्होंने इस तरह की किसी भी अनियमितता से साफ इनकार किया। वहीं जब डूंगरपुर विकास अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मामला सामने आया है, जांच होने के बाद ही दोषियों पर कार्रवाई होगी। 4 मास्टर सफाई के लेबर ने रोड साफ करने के लिए लगाए हुए हैं। 4 मास्टर इशू कराए हैं सीसी के सड़क के लिए। अभी जानकारी मिली है तो मामले की हम लोग जांच करवाएंगे और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मनरेगा योजना, जिसके बारे में कभी संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यूपीए सरकार की विफलताओं का सबसे बड़ा स्मारक है। डूंगरपुर पंचायत में पंचायत प्रतिनिधि और अधिकारियों द्वारा बरती जा रही लापरवाही उसको सच साबित करते हैं। जयेश पवार, ईटीवी न्यूज, डूंगरपुर। बात चित्तौड़गढ़ की, जहां पर आरएसएस की ओर से आज पथ संचलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शहर के महाराणा प्रताप खेल मैदान और गोरा बादल स्टेडियम के रास्ते पथ संचलन को निकाला गया। इस दौरान शहर वासियों में गजब का उत्साह देखने को मिला। संचलन में बच्चों के साथ साथ बुजुर्ग स्वयंसेवकों में भी उत्साह देखा जा रहा था। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे।
श्रीगंगानगर के पदमपुरा में एक बार फिर से ईटीवी की खबर का असर हुआ है। दरअसल शहर के 8 माइनर नहर की हालत क्षतिग्रस्त हो गई थी। ईटीवी ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। ईटीवी पर खबर चलने के बाद प्रशासन हरकत में आया और पुल का निर्माण करवाना शुरू कर दिया। वो तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर ईटीवी की खबर का एक बार फिर से असर हुआ है। आपको बता दें कुछ समय पहले इस माइनर नहर के टूटे होने की खबर चली थी, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और नहर पर पुल का काम एक बार फिर से शुरू हो चुका है। जम्मू कश्मीर के माछिल सेक्टर में हिमस्खलन की चपेट में आने से राजस्थान के शहीद हुए 3 जवानों को आज अंतिम विदाई दी गई। शहीदों को पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। हिम के वीरों को दी गई आखिरी विदाई। अंतिम दर्शन में उमड़े हजारों लोग। पंचतत्व में विलीन हुए वीर सपूत। सैन्य सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। कुपवाड़ा में शहीद हुए थे तीनों सपूत। भरतपुर के बलवीर सिंह, अलवर के राजेंद्र गुर्जर और झुंझुनू के कमलेश सिंह। पूरा देश हिम के तीनों वीरों को सलाम कर रहा है। कुपवाड़ा में हिमस्खलन में शहीद प्रदेश के तीनों जवानों का अंतिम संस्कार सैन्य सम्मान के साथ किया गया। इस मौके पर यहां शहीदों के दर्शनों के लिए जनसैलाब उमड़ा। भरतपुर के शहीद बलवीर सिंह की पार्थिव देह जैसे ही उनके गांव अंजारी पहुंची, लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। गमगीन माहौल झुंझुनू के मेहाड़ा गुर्जर में भी था। हजारों फीट ऊंचाई पर हिमस्खलन के दौरान शहीद हुए कमलेश गुर्जर का तिरंगे में लिपटा पार्थिव शरीर जैसे ही उनके पैतृक गांव पहुंचा, लोगों की आंखें नम हो गई। लेकिन पूरे परिवार के साथ ग्रामीणों में गर्व भी था। शहीद कमलेश सिंह के पिता बेटे की शहादत पर गर्व महसूस कर रहे हैं, लेकिन पिता रूंधे गले और नम आंखों से कह रहे हैं कि उनका बेटा मां भारती के काम आया। यह गमगीन माहौल और गर्व की ये तस्वीर अलवर के गांव मैथना में भी रहा। यहाँ का एक वीर सपूत भी हिमस्खलन में शहीद हो गया। शहीद राजेंद्र गुर्जर को मुखाग्नि उनके छोटे भाई वीरेंद्र गुर्जर ने दी। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पिता बेटे के फोटो को सीने से लगाकर बिलख बिलख कर रो रहे हैं। अंतिम यात्रा में शामिल लोगों ने अपने लाडले की शहादत पर अमर रहे के नारे लगाए। अंतिम दर्शनों के लिए चला लोगों का कारवां रुकने का नाम नहीं ले रहा था। सलामी के साथ जैसे ही उनका अंतिम संस्कार किया गया, लोगों की आंखें भर आई। ईटीवी न्यूज के लिए भरतपुर से दीपक, झुंझुनू से इम्तियाज और अलवर से राजेंद्र की रिपोर्ट। और फिलहाल बड़ी खबर मिल रही है करौली के हिंडौन सिटी से, जहां पर सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई है। खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से बाइक जा टकराई, जहां इस हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई। हिंडौन सिटी के मंडावरा रोड की ये घटना है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, सड़क हादसा हुआ है करौली के हिंडौन सिटी में, जहां पर हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई है। खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से बाइक जा टकराई थी और इस हादसे में 3 युवकों की जान चली गई। हिंडौन सिटी के मंडावरा रोड की ये घटना है। तो करौली के हिंडौन सिटी में ये हादसा हुआ है, जहां पर खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली में एक बाइक जा घुसी और हादसे में मौके पर ही 3 युवकों की मौत हो गई है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। जांच पड़ताल फिलहाल पुलिस की ओर से शुरू कर दी गई है। हिंडौन सिटी के मंडावरा रोड की ये घटना है। तो आपको बता दें, करौली के हिंडौन सिटी में ये हादसा हुआ है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता धर्मेंद्र जुड़ चुके हैं। फोन लाइन पर उनका रुख कर लेते हैं। धर्मेंद्र, किस तरह से यह हादसा हुआ और फिलहाल मृतकों की क्या शिनाख्त हो पाई है?
जी पूजा बताना चाहूंगा, ये हिंडौन के मंडावरा रोड का मामला है जहाँ पे 3 बाइक सवार ट्रैक्टर के नीचे आ गए और तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद सूचना पर पुलिस पहुंची, तीनों के शवों को ले जाके हिंडौन चिकित्सालय में मोर्चरी में रखवाया है। तीनों की शिनाख्ती के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक तीनों की शिनाख्त नहीं हो पाई है, जिससे इनकी जानकारी नहीं मिल पा रही कि ये कहाँ जा रहे थे। लेकिन घटना बड़ी भयावह थी और जिसने भी इसको देखा है उनके रोंगटे खड़े हो गए। जी पूजा, वहीं हादसे के बाद की क्या कुछ तस्वीरें हैं? आवागमन को सुचारू करवा दिया गया है? जी पूजा, आवागमन सुचारू करवा दिया गया है। ट्रैक्टर ट्रॉली जो थी उसको जब्त कर लिया है और हालात अभी काबू में है। जी पूजा, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए धर्मेंद्र। तो आपको बता दें, करौली के हिंडौन सिटी में यह हादसा हुआ है। 3 युवकों की इस हादसे में मौत हुई है, जहां खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली में एक बाइक जा घुसी और तीनों बाइक सवारों की मौके पर ही मौत हो गई है। अस्पताल तीनों के शवों को रखवा दिया गया है और शिनाख्तगी के प्रयास पुलिस कर रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। एक ब्रेक रुकते हैं, ब्रेक के उस पार आप देखिए सीधी सड़क।